हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर ए ही क्यों होगा, यह कैसे प्राप्त हुआ है, इस तरह से बताएंगे ताकि अगर आपके मेन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन डिजिट बदल कर अगर दे दिया जाता है तो आप उस समय घबराएं नहीं, उस प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 70 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। अगर आपका यह एग्जाम हो गया है तो अच्छी बात है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो इसी तरह का प्रश्न रहने वाला है आपके पेपर में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसमें उत्तल लेंस का पावर पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो उत्तल लेंस का पावर का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि P बराबर होता है 1/f। एफ जो यहाँ पर फोकल लेंथ फोकस दूरी है, तो आपको फोकस दूरी यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंस की क्षमता होती है वह हमेशा मीटर में होता है। इसमें मीटर में इसे बदलने के लिए 1000 से आप इस पर गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा तो इससे कट जाएगा ये 5 बार में। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा +5 डायोप्टर। यहाँ पर डायोप्टर जो है वह लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, जिस कारण से इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा +5 डायोप्टर। उसका दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। मतलब किस केस में जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है लेकिन प्रकाश का अपवर्तन होता है या वह अपवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका बी होगा। अब कैसे होगा, देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2-3 शर्त होते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये पहला केस हुआ, और अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जाना चाहिए। तो और इसमें जो है ना सघन से सघन में जब चला जाता है, जैसे सघन से ये इसमें विरल में जा रहा है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम में जा रहा है, लेकिन जब यह सघन से जाता है लेकिन विरल में ना जाकर यह सघन में ही परावर्तित हो जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जल जो है वह सघन माध्यम है और वायु जो है यह विरल माध्यम है। और तो ये हो जाएगा, इसमें दर्शाएगा। और जो डी ऑप्शन है ये भी दर्शाएगा क्योंकि कांच सघन है और वायु विरल है, और ये तो दोनों में तो सघन ही है, तो ये भी दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि कांच का जो है ना अपवर्तनांक अधिक होता है, 1.5 लगभग होता है, और जल का 1.33। तो कम से अधिक में जा रहा है तो यह तो संभव है। इस कारण से इसका जो है राइट आंसर है ना डी बी हो जाएगा, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कम होता है और कांच का अधिक होता है। तो इस तरह की घटना नहीं हो सकते हैं जबकि इसमें प्रकाश अपवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 नंबर का बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश यानी सफेद रंगों को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आकाश के नीले रंग का कारण है, तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और जलवाष्प पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वह उस प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला देती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, और इसी कारण से आकाश का रंग जो है ना नीला होता है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो है वह प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी गोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव जो है पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको पता है कि जब गोखले गोले को हम आवेशित करेंगे तो सिर्फ इसके चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज इसके सिर्फ सरफेस पर ही रहेगा, इसके अंदर जो है वह चार्ज का मान 0 होगा, क्योंकि यह गोखला है। जब चार्ज का मान अंदर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब 0 है तो इसका अंदर पोटेंशियल भी जो है ना वह 0 होगा। क्योंकि आप फार्मूला यहाँ पर पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होता है।
तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू जब जीरो को टेंस करेगा तो जो है यह पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। और जो विभव होता है पोटेंशियल का मान भी वही होता है के क्यू बाई, सिर्फ इसमें एक ही आर होता है तो इसमें भी क्यू का वैल्यू जीरो, तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, जिस कारण से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0। 7 नंबर का प्रश्न है कि खुले परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होता है तो 0 होता है। आप किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी और महत्तम चाल भी हो तो संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका सी हो जाएगा। जो आवर्तकाल टी है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/Vc के, और Vc जो यहाँ पर है यह साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न इसमें कह रहा है कि किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र, ई वेक्टर यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र को में आरोपित किया जाता है। किसी चालक को जब विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो आप पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो वह वी बराबर होता है ई बाई एम इंटू टॉर्क होता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध है वह 0 होता है। बहुत सारे लोग आपको इसका आंसर डी लगाएंगे जो कि गलत है। क्यों गलत है, तो जब आमीटर का चर्चा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। वोल्ट मीटर रहेगा ना, वोल्ट मीटर याद रखिए, वोल्ट मीटर रहेगा तब उसका जो प्रतिरोध है वह अनंत होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, 0 प्रतिरोध होता है। फिर 11 है कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो वह डिक्लिनेशन ऑफ एंगल कहलाता है, दिक्पात। दिक्पात का कोण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये 12 नंबर का जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने पर ही इसका आंसर प्राप्त होगा। कि एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास इसका आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध होगा नए तार का। मान लीजिए कि ये आपके पास ये तार है और इसका लंबाई L1 है और जाके इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। उसी प्रकार जब इसके खींचकर इसके व्यास को आधा कर देंगे तो इसका लंबाई मान लीजिए L2 है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तार को आप खींचकर न मार कर उसको जितना भी बड़ा कर दीजिए उसका आयतन घनत्व नहीं बदलता है। तो यहाँ पर दोनों का आयतन आपको बराबर करना है। तो आयतन कैसे निकालेगा, क्षेत्रफल में लंबाई से गुना करते हैं तो हमें आयतन प्राप्त होता है। तो दोनों को बराबर कर देना है कुछ इस प्रकार से कि जो है A1 इंटू L1 बराबर हो जाएगा A2 इंटू L2। तो ए का फॉर्मूला यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर यहाँ पर और L1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए A2 का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा और R2 को इधर लाना है तो R2 का आप इधर लाइएगा तो R1 का स्क्वायर बटा R2 का हो जाएगा, इधर L2 बटा L1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला का त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या R जो है वह व्यास का आधा होता है, आपको पता है D/2। तो D/2 R1 का मान रखना है और R2 का मान करा इसका आधा हो जाता है तो D/4 हो जाएगा। R2 का वैल्यू जो है वह D/4 हो जाएगा। तो D/4 रख देना है आपको यहाँ पर, तो जिससे आपका L2 का वैल्यू निकल जाएगा। इसके उस समीकरण को आप हल कीजिएगा, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर क्या है, तो L2 बटा L1। इसमें आप इसका मान D/2 और इसका मान D/4 रखकर आप सॉल्व कीजिएगा प्रश्न के अनुसार। तो जो आपका L2 का वैल्यू है वह 4L1 आ जाएगा, 4L1 आ जाएगा। अब इस L1 को क्या करना है आपको, आप प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो R होता है प्रतिरोध R1 हो जाएगा पहले का, तो रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। और इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा इसमें, रो L2 अपॉन A2। तो देखिए रो तो रो कट जाएगा, इसमें L2 का वैल्यू जो है ना आपको 4L1 रखना है और आपको जो है ना R2 में R1 से भाग दे देना है। जो मान निकलेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर D/2 इसका कर देना है, इसमें R का मान रखना है, पाई भी कट जाएगा और इसमें D/4 रखना है। अगर आप पूरा हल करते हैं अभी तुरंत आप जो है ना R2 में, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि R2 में आपको R1 से भाग देना है। R2 में यहाँ पर आपको R1 से भाग देना है। आप R2 में जब R1 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर R1 होगा,
जब R2 में आप R1 से भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पर आंसर इसका जो है ना डी प्राप्त होगा 16R। अभी आप तुरंत कर लीजिए इसका फॉर्मूला, वीडियो को रोक कर हल कीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखिए। तो इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना आ जाएगा क्या, डी आ जाएगा 16R। क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, हम आपको पूरा फॉर्मेट बता चुके हैं कि R2 में भाग देना है आपको R1 से। आप इसका फार्मूला पढ़े हैं, रो एल अपॉन ए होता है, तो उस तरह से आपको फार्मूला लगा देना है। और ए में जो है ना पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, इसमें पाई R2 का स्क्वायर, और जो आर का वैल्यू है वह इसमें रखना है D/2 और इसमें रखना है D/4, क्योंकि व्यास का आधा करेंगे तो D/2 का आधा क्या होता है, D/4। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है वह है, तो वह विभवांतर है। पोटेंशियल जो है वह समांतर क्रम संयोजन में समान रहती है, और जो आवेश है यह आवेश Q का वैल्यू या डिवाइड रहता है, मतलब यह असमान रहता है, डिवाइड रहेगा और जाके पोटेंशियल इसका सेम होता है। और अगर कहेगा श्रेणी क्रम में तो पोटेंशियल जो है यह हो जाएगा अलग अलग, और जो Q है वह हो जाएगा समान। आप इस तरह से इसके समझ सकते हैं। एक डायग्राम आपको बना देते हैं। तो यहाँ पर कहा है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में इस प्रकार से कुछ होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ इस दोनों का पोटेंशियल जो है ना समान होता है, लेकिन आवेश जो है इस दोनों में से बढ़ जाएगा, तो वह उसी कारण से असमान होता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो 13 का सी हो जाएगा विभवांतर। फिर है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। और एक बात बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितना प्रश्न हो सके सॉल्व करेंगे, अगर कुछ प्रश्न रह जाता है तो उसे दूसरे वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो इसमें प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.67 × 10⁻11 केल्विन प्रति kg होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 से अधिक है, 2 अंक के बाद 5 6 है, तो 5 से अधिक है तो एक यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है, तब क्या होगा। जो N2 है वह N1 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो धन आवेश का चर्चा किया गया है आप फाई, जो फ्लक्स होता है उसे फाई से सूचित किया जाता है। अगर इसमें कह रहा इकाई धन आवेश तो फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। यहाँ पर Q का वैल्यू 1 कह रहा है, इकाई धन आवेश मतलब होता है 1, तो 1/ε0 को नोट हो जाएगा फाई का वैल्यू, तो उसे आप ऊपर लिखेगा ε0 का, तो ε0 इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो 17 नंबर का प्रश्न क्या करा, यह भी मोस्ट VVI है, हर बार पूछा जाएगा, और आपको हम बता देते हैं कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके मेन पेपर में भी रहने वाला है। इस तरह का तो एक प्रश्न रहेगा ही, सेम टू सेम ही रहता है, हम देखे हुए हैं बहुत सारे के क्वेश्चन पेपर के। तो यहाँ पर है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है और मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद का धारिता ज्ञात करना है। 64 पर यहाँ छोटा छोटा बूंद है, 64 को मान लीजिए है, 64 को बूंद है, और कह रहा है कि सबका धारिता 5 माइक्रोफेराड है। सी का वैल्यू जो है ना वह 5 माइक्रोफेराड है। तो आपको क्या निकालना है, सी बड़ा का मान निकालना है। सी छोटा का मान तो 5 है और सी बड़ा, अर्थात बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है सी बड़ा, यहाँ पर सी बड़ा लिख दीजिए आप। सी बड़ा का फार्मूला क्या होता है, बड़े बूंद का धारिता का, कि n पे पावर 1/3 या रूट का क्यूब कर सकते हैं जैसे, और जाके यहाँ पर बता देते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है सी छोटा, यहाँ पर सी छोटा होता है, यहाँ पर 6 मतलब छोटा समझ लीजिए। तो इस पर आपको रख देना है। तो 64 को देखिए रूट इस तरह से, रूट का क्यूब इससे कर दीजिएगा, और 64 और इंटू में कितना हो जाएगा, प्रत्येक का वैल्यू 5 दिया गया है। तो आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। जैसे 4 कम 4 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 4 इससे बाहर निकल जाएगा और 5 इससे होगा। 4 और 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 20 आएगा। क्या आएगा आंसर, 20 आएगा, 20 माइक्रोफेराड।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को आपको सीख लेना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सी जो बड़ा होता है बिग का क्या हो जाएगा, n पे पावर 1/3 इंटू सी छोटा, सी स्मॉल। इस तरह के फॉर्मूला को आपको याद रखना है। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता कब होगा। मतलब आप इसका 6 माइक्रोफैराड तो आपको धारिता दे दिया गया है, 3 है, और कह रहा है इसका न्यूनतम और अधिकतम धारिता कब होगा। तो आप इसको श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। जब इसे आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसे आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 गो धारिता है आपके पास और सबका 6 माइक्रोफैराड है। तो इसमें पढ़े हैं कि जब समान रहेगा सबका धारिता तो उसमें जो है इसकी संख्या अर्थात C/N हो जाएगा। C का वैल्यू 6 है और इसमें 3 को जोड़ रहे हैं तो 3 दूना 6, तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा जब इसे श्रेणी में जोड़ेंगे। और यह एक न्यूनतम होगा, न्यूनतम तो 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन किस में है, तो 2 B और C में है। उसके बाद देखिए इसका समांतर में निकालिए, समांतर में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ा जाएगा। इस तरह से आप इसको जोड़िएगा और इसमें जो है ना जुड़ जाता है, तीनों जुड़ जाता है तो 18 हो जाएगा। 6 6 6 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि C1 प्लस इसका जो C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो उसका हो जाएगा 18। तो 2 और 18 किस में है, तो C ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। और देखिए श्रेणी में क्या होता है, तो उसमें होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर, फार्मूला आपको पता है कि 1/C1 1/C2, लेकिन हम ये नहीं लगाए क्योंकि समान था धारिता सबका, इसीलिए C/N से लगा दिए फार्मूला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो जो गामा किरणें हैं वह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है वह 0 होता है। इसमें आप शक्ति गुणांक को है ना cos phi से चित्रित करते हैं, cos phi, और इसमें cos phi का मान जो है ना वह 0 होता है चौक कुंडली में। फिर है बायो-सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र है, तो बायो-सावर्ट के नियम का गणितीय सूत्र आपको पता है कि dV बराबर म्यू नोट बाय 4 इंटू आई डी एल इंटू आर बाय आर क्यू। तो आर क्यू जिसमें आपको ध्यान देना है वह हो जाएगा आपका बायो-सावर्ट का नियम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निकेल है, तो निकेल क्या है, फेरो मैग्नेटिक है, मतलब फेरो चुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोह चुंबकीय है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फेरो मैग्नेटिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है कि एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है, R1 का मान दिया गया है वक्रता त्रिज्या का 20 सेंटीमीटर, और आपको R2 चाहिए। तो जो R2 है वह -R1 होगा, -R1 कहने का अर्थ होगा -20 सेंटीमीटर। ये दो बात पता चल गया आपको। अब इसका म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है अपवर्तनांक, तो म्यू का वैल्यू है 1.5। अब लगा दीजिए सूत्र पर, बन गया आपका सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू नोट, यहाँ पर म्यू समझ लिए, म्यू नोट -1 होता है और इंटू में होता है 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें आप वैल्यू को सब का रख सकते हैं, तो इसमें 1.5 रखिएगा। यहाँ पर 1.5 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि R2 का वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। 2/20 को भाग दीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर घटाएगा तो 0.5 इंटू 1/10, ये 1 बराबर f का है, और इसका मान लीजिए नीचे आ गया 10, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 गुना 10 की जगह तो 20 आ जाएगा, और 20 इधर गुना हो जाएगा और आप इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C 20 सेंटीमीटर। वो फार्मूला पर आपको अभी तुरंत रखिए और हल करके बताइए कि ये प्रश्न सही है इसका आंसर या गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2, जो बताए थे 1.5 के करीब होता है,
से पानी का अपवर्तनांक जो है यहाँ पर 4/3 है में संचरण करती है। कांच से पानी में संचरण करती है तो इसका क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। आप मान लीजिए आई जो है वह है थीटा सी। थीटा सी कहने का अर्थ मतलब क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर आपको निकालना है। तो आप पढ़े हैं यहाँ पर किसका किसका वैल्यू दिया गया है वो भी थोड़ा सा लिख लीजिए कि यहाँ पर म्यू म्यू मतलब क्या होता है आपको बताए थे अपवर्तनांक। तो यहाँ पर म्यू ग्लास ग्लास हो जाएगा 3/2 एंड उसका हो जाएगा म्यू डब्लू मान लीजिए वाटर का तो उसका हो जाएगा 4/3। तो इसमें जो है ये दोनों का वैल्यू जान गए तो आपको स्नेल का नियम पढ़े होंगे कि म्यू साइन आई होता है बराबर म्यू साइन आर होता है। तो यहाँ पर देखिए म्यू का वैल्यू इसमें 3/2 हो जाएगा और साइन आई के बराबर क्या बोले थे थीटा सी क्रिटिकल एंगल। जब आई को हम क्रिटिकल एंगल मानते हैं जो आर है साइन आर वह 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस समय पर हो जाएगा 4/3 इंटू 9 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है तो 4/3 ही रह जाएगा। अगर आप इसको उधर भेजाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से उधर ऊपर गुना हो जाएगा और 3 से नीचे हो जाएगा तो 8/9 होगा। और थीटा सी इक्वल साइन इधर साइन को उधर भेजेगा तो वो इन्वर्स में चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है कि म्यू साइन आई बराबर म्यू डब्लू बोल सकते हैं इसमें जी बोलते हैं और साइन आर कर सकते हैं। दोनों को बराबर कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा साइन इनवर्स 8/9। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का कालांतर होता है तो उसके दो बिंदुओं के बीच का जो कालांतर है इंटरफेरेंस वह पाई टाइम्स होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। है कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का डैश समान होगा तो उसका मोमेंटम समान होगा। बी संवेग समान होगा कि एक ही तरंग दैर्घ्य है तो इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन का क्या समान हो सकता है तो उसका मोमेंटम संवेग समान हो सकता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर सी से कैट। फिर है 27 नंबर का प्रश्न। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है तो उसी परमाणु संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालकों में किस अशुद्धि तत्व का प्रयोग किया जाता है तो बोरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। और एक प्रश्न इसमें एक और का किया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसका और उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बता देते हैं आपको कि इंडियम आयन जो है ना इंडियम का भी प्रयोग किया जाता है अर्धचालकों के अशुद्धि तत्व के रूप में। उसके बाद नीचे के चित्र में ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है तो श्रेणी क्रम में है तो ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड हो जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ता है 1/में नहीं लिखाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सी इक्विवेलेंट बराबर बताए थे आपको कि C1 + C2 + C3 जितना रहेगा उतना आपको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 5 और फिर आगे आइए श्रेणी में आ जाएगा इस तरह से श्रेणी में आ जाएगा ये 5 और ये 4। अब इसका आप निकाल लीजिए फार्मूला से तो 1/C1 होता है तो 1/ आपको यहाँ पर 5 करना है प्लस 1/4 करना है। इसमें आप जोड़िएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और ऊपर में 9 हो जाएगा। ये 1/C इक्विवेलेंट का है और जाके ये ऊपर चला जाएगा सी और ये नीचे चला जाएगा तो 20/9 हो जाएगा माइक्रोफेराड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 20/9 माइक्रोफेराड। यही प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है तो यह मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जो देखते हैं कि आप रेडियो या मोबाइल फ़ोन तो टेलीफोन इसमें इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें जो है ना डिजिटल डाटा को कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो आपके पास जो पहुंचता है रेडियो में वेव वह सब इसी के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका दोनों के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न सॉल्व करने वाला ही प्रश्न है कि 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम दो बिंदु के बीच आवेश वायु में परस्पर जो है वह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है तो Q1 × Q2/R होता है। तो यहाँ पर आपको K का वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 होता है और
Q जो है Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकुलम है और Q2 का वैल्यू -10 माइक्रोकुलम है, R का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। तो क्या आप 10-10 रख दीजिएगा? 10 रखिएगा तो गलत ही हो जाएगा। इसमें माइक्रोकुलम को पहले कुलम में बदल लीजिए। 10 माइक्रोकुलम जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 कुलम होता है। तो 10⁻⁻6 कुलम और उसमें माइनस चिन्ह के साथ आपको उस फार्मूला में रख देना है। 9 गुना 10⁻6 ऐसे गुना कीजिएगा इसमें, तो आपका जानते हैं क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा सी वाला कि -2.25 जूल आएगा। आप कर अभी तुरंत देखिए कि यह आंसर आता है या नहीं। हम सब प्रश्नों को सॉल्व किए हुए हैं, तभी हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता रहे हैं। फिर है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा? तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव जो है वह इलेक्ट्रिकल डायपोल वह शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो इसकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो शक्ति पूछा गया। शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं आप कि P बराबर होता है V²/R। ये वोल्टेज है और ये प्रतिरोध है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दो पावर आपको दे दिया गया है। यहाँ पर P1 का वैल्यू कितना है? 60 वाट है और जाके P2 का वैल्यू कितना है? तो 40 वाट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि R1 निकालना है, R2 निकालना है और उस दोनों को जोड़ देना है और आपका निकल जाएगा आंसर। कैसे निकलेगा? थोड़ा सा इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व हम कर ही देते हैं। तो P बराबर क्या हो रहा है? तो V²/R हो रहा है। तो यहाँ पर R आप क्या निकाल सकते हैं कि V²/P1 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें R1 भी निकालना है और R2 भी निकालना है, क्योंकि दो पावर दिया गया है। तो इसमें कुल जो निकालेगा आप हो जाएगा V²/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बराबर P1 का हो जाएगा इसमें कि V²/R1 प्लस V²/R2। ये पावर का फॉर्मूला है। ये तीनों टर्म जो है ना आपका कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो 1/60 प्लस 1/40 आप इसको कर हल कीजिएगा तो आपका आंसर जानते हैं क्या आएगा? डी आएगा, 24 वाट आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो वह होता है XL बराबर 2πfl होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न सॉल्व करने वाला ही है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। यहाँ पर n कह रहा है बाबू निकालने के लिए। तो n क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े हैं विद्युत धारा का कि I बराबर होता है Q/T होता है। और Q बराबर क्या होता है? क्वांटम जो पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण। तो Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। तो यहाँ पर आपको Q बराबर क्या देना है? तो Ne देना है। ये हो जाएगा Ne/T। तो I का वैल्यू भी 1 है और T जो प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में निकालना है। तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं। I बराबर हो जाएगा Ne/T। तो उसका भी वैल्यू 1 है और n का वैल्यू आपको निकालना है और इसका वैल्यू जो है 1.6 इंटू आगे जोड़ दीजिए 10⁻⁻19 कूलम्ब और इसका भी वैल्यू n 1 है ही है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। तो ये जो है ना इस टर्म को इधर भेजेगा तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। उससे अगर आप पूरा भाग देते हैं तो आपका आंसर जानते हैं क्या निकलेगा? बी निकलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 जो है n का वैल्यू यही निकलेगा आपका। आप हल कर सकते हैं। फिर है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा? तो टॉर्क का मान जो है ना वह M का वेक्टर इंटू B का वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए होगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न है कि डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का कार्य सिद्धांत वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो जो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
उसके बाद 39वां प्रश्न है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक है, तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक वह बी हो जाएगा, बी बटा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा, तो प्रतिबाधा जो है ना वह सी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो शक्ति गुणांक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा की वाटहीन घटक होगा, तो वह होगा I साइन फाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n है तो होगा संबंध, तो जो आवृत्ति है वो उसका स्क्वायर BH के समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर प्रश्न 42 नंबर का कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो वह 90 डिग्री होता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जिसका n दिया गया 1.5 को पानी यानी जिसका जो है n का वैल्यू है 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, आपको भी पता है 2.42 के करीब होता है इसका अपवर्तनांक। फिर है आंख की किस दृष्टि को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है, तो वह उसका तरंगदैर्घ्य है, उसका वेवलेंथ के कारण ही दृश्य प्रकाश का रंग होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत या बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है, तो वह क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, ए गोलाकार होता है। फिर 48 है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो वह क्या होता है, तो सतत स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 49 नंबर का प्रश्न है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे हाफ लाइफ अर्धवायु कहते हैं। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 50 का है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक का जो है ना विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह घटता है। उसके बाद है पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जो है वह 245 मीटर है और कितने अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा, तो इसका जो है ना अधिकतम दूरी का पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए √2RH। यहाँ पर देखिए h का वैल्यू दिया गया है आपको 245 मीटर और r का वैल्यू जो है ना यहाँ पर आपको 6400 किलोमीटर डाल देना है। 6400 किलोमीटर आप इसका डालिएगा तो आपका राइट आंसर सी आ जाएगा 56 किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, F न्यूटन है, तो उनके बीच की दूरी अगर आधी करने पर विद्युत बल का मान होगा, तो आप पढ़े हैं विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा F बराबर क्या होता है, तो होता है KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर R का वैल्यू अगर आप आधा करते हैं, जैसे R का वैल्यू अगर आप R/2 कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और नीचे जो है हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और जो ऊपर चला जाएगा और जाके ये टर्म जो है ना पहले का टर्म हो जाएगा, तो यह जो है ना 4 उस बल का 4 गुना हो जाता है। ये भी साधारण ही प्रश्न थे, आप सॉल्व कर चुके होंगे आशा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4F। फिर चित्र में I का मान होगा, तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर 20 एम्पियर की धारा आ रही, इधर से 4 एम्पियर का 24 एम्पियर हो जाएगा। 24 में 8 इधर चला गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो 16 यहाँ पर जा ही रहा है, और इधर 8 जब 16 से इधर 8 चला गया तो इधर कितना जाएगा, 8 ही एम्पियर जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 8 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि दो बल्ब दिया गया है, एक 25 वाट का और एक 100 वाट का, और कह रहा है इसमें किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा।
तो आप प्रतिरोध पावर तो दिया गया है लेकिन इसका वोल्टेज समान है। जब वोल्टेज समान रहेगा, जो प्रतिरोध है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P का। P क्या है, तो यहाँ पर पावर है। तो जिसका कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम हो, पावर कम होगा, उसका प्रतिरोध तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 कम है और 100 ज़्यादा है। तो जब दोनों वोल्टेज समान रहता है तो यह संबंध दर्शाता है। ऐसे इसमें पढ़े होंगे कि इस तरह से भी बना सकते हैं कि P बराबर V²/R होता है। तो इसी संबंध से आप यहाँ पर P का वैल्यू जो है R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला का V का स्क्वायर कीजिएगा और उसे 25 से डिवाइड कीजिएगा, और उसमें भी 220 को स्क्वायर कीजिएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा किसका मान ज़्यादा आता है। तो इसमें जो है ना 25 वाट का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है ना वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर का। तो यह जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये कम तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 25 वाट। इस तरह से आपको सोचना है कि ना कि आप सॉल्व करने लगेगा, नहीं तो समय आपका चला जाएगा। फिर है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो वह विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर धातु का परावैद्युतांक होता है, तो वह इन्फिनिटिव होता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। पहले भी बता दिए थे, डायनमो कहते हैं उसे, डायनमो। उसके बाद देखिए 58वां क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर है विनाशी व्यतिकरण में पाठांतर होता है, तो 2n+1 × λ/2 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा को मापता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो वह बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। 62 निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, तो गामा किरणें की वेधन क्षमता जो है वह महत्तम होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 63वां प्रश्न के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में अधिक निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो इसका 2 गुना होगा। 2 गुना 50 तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। फिर है निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता। कौन जो है वह विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वह विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है भूतरंगों के आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, तो भूतरंगों की आवृत्ति सीमा जो है वह 10⁵ मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। 66 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो वह भी बढ़ता है। ए इसका राइट आंसर। फिर है 67 का कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। Lm बराबर 5/6 Lg। मात्र अब 3 प्रश्न बचा है और आपका खत्म हो जाएगा। कि रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, तो यह क्यूरी होता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर तनुकरण को मापा जाता है, तो तनुकरण को जो है ना डेसिबल में मापा जाता है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 70 नंबर का कि 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक व कुचालक जैसा व्यवहार करता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आपका पूरा सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।